आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन फ्रॉम CGL मेंस। देखिए क्वेश्चन क्या है, बेसिकली एक नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सिस्टम या हम कह सकते हैं मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन का है, जिसका कोई टॉपिक नहीं है स्पेसिफिक, या रेशो का भी बोल सकते हैं, कभी कभार रेशो में भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की 3 संख्याओं का योग 2 है, यानी पहले दूसरा और तीसरे को जोड़ता हूं तो 2 बनता है। पहली संख्या जो है दूसरी से आधी है। ठीक है, पहली संख्या अगर दूसरी से आधी है, यानी ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा, और तीसरी संख्या जो है दूसरी से 1/4 है, यानी ये अगर 4 है तो ये 1 है। ठीक है, तो देखिए अगर ये 4 होगा तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 2, 4 और 1। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से काम करता है हर बच्चा। ठीक है, पर हमें थोड़ा समझना है इसे। देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर का अनुपात आ गया 2, 4, 1, यानी टोटल हम करते हैं 7 आ गया, और टोटल की वैल्यू दे रखी है 2, यानी 7 की जगह 2 दे रखा है। हमसे पूछा है दूसरा नंबर बताइए, तो दूसरा नंबर अगर देखते हैं तो 4 हो गया, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 8/7, यानी 7 की वैल्यू 2 आ गई, तो 1 की आ गई 2/7, 4 की आ गई 8/7। ठीक है, पर देखिए ऐसा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बात सोचिए कि ऐसा किसने नहीं किया। आपको क्या लग रहा है, और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। ठीक है, तो देखिए मेन बात ये नहीं करती डिपेंड कि आपने सॉल्यूशन क्या निकाला है। ठीक है, ये भी डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन आपने कैसे और कितने टाइम में निकाला है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से अगर कराता और मैं चाहता हूँ कि बच्चा सीखे सिलेक्शन के लिए कि 190 अगर वो लाना चाहता है तो उसे किस तरीके से करना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, 3 संख्याओं का योग 2 है, पहली संख्या जो है दूसरी से आधी है, यानी दूसरी से आधी है, यानी दूसरी संख्या जो है 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर ये बोल रहा था कि दूसरी संख्या जो है पहली से दुगनी है, तो दूसरी संख्या 2 से भाग हो गई। फिर यहाँ पर एक बात और बोली है कि तीसरी संख्या जो है दूसरी से 1/4 है, यानी ये अगर 4 है तो ये 1 है। तो देखिए सिर्फ अगर लैंग्वेज ही पढ़ते हैं आप और आपको ये पता है कि सेकंड नंबर पूछा है, तो एक बात क्लियर है कि दूसरा नंबर जो है 2 से और 4 से भाग होगा। अब मैं देखता हूँ कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 से भाग होगा, तो देखिए 4 से ये भी भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी सेम क्वेश्चन को जिसे हमने इस तरीके से बना के किया, उसी क्वेश्चन को हम सीधा देख के और आंसर मार्क करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए मेन डिफरेंस यही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं या इस तरीके से हिट करते हैं। अगर देखिए आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर बाई चांस अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते तो देखिए अगर 2 ऑप्शन ऐसे होंगे या 3 ऑप्शन ऐसे होंगे, 4 ऑप्शन ऐसे होंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं बताता हूँ कि 3 ऑप्शन को कैसे हैंडल करना है, 4 ऑप्शन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरीका है। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं आपके पेपर के क्वेश्चन है, पेपर निकालिए 2016 में इसका, देखिए कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है, 1/2, 1/3, 1/4, और उसका परिमाप दे रखा है 104 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा निकालनी है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप बेसिकली क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं और या उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर देखिए आप एलसीएम लेते हैं यानी 4 × 12 आ गया, 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आ जाता है, ये 4 आ जाता है, ये 3 आ जाता है, यानी साइड का अनुपात आ जाएगा आपका 6, 4 और 3। फिर टोटल करते हैं इसका, 6, 4, 3 हो गया 13। अब टोटल देखिए किसके बराबर दे रखा है, 104 के बराबर दे रखा है, यानी 1 बराबर हो जाएगा 8 के, 6 बराबर हो जाएगा 48 के। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेसिकली इस तरीके से बनाते हैं। देखिए मैंने एक वीडियोस में अपनी एक बात बताई है आपको कि ज़रूरी नहीं है कि हम टाइम जो है मुश्किल क्वेश्चन पे ही बचाएं, टाइम जो है आपका आसान क्वेश्चन पे भी बच सकता है और मॉडरेट क्वेश्चन पे भी बच सकता है। ये जो कैटेगरी है बेसिकली मॉडरेट की कह सकता हूँ मैं, या आसान भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए टाइम हम किस तरीके से बचा सकते थे। अगर देखिए मैंने ये पढ़ा कि साइड्स का अनुपात जो है ये है, अब आपको मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ा क्या लिखा है, या हाफ लिखा है ना, सबसे बड़ा तो हाफ ही होता है इनमें से।
ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है बेसिकली। अब रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 12 से गुणा करते हैं। अगर मैं इसे 12 से गुणा करता हूँ हाफ को, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यानी मुझे मतलब ही इसी से है, सबसे बड़ी साइड से, यानी जो आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा, यानी जो ऐसा ऑप्शन होगा जो 6 से भाग होगा वो आंसर हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन कट गए, बी आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क हुआ, अप्रोच में ये फर्क हुआ, यहाँ पेन लगाना पड़ेगा, यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, यही बेसिक फर्क है। यानी 4 से 5 सेकंड का टाइम आप यहाँ पर भी बचा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो टाइम एंड वर्क का है बेसिकली। टाइम एंड वर्क में देखिए CGL 2016 में इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये अगेन मैं कहता हूँ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ना हम इसे इजी में लेंगे ना डिफिकल्ट में लेंगे, मॉडरेट लेवल का, क्योंकि थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ी लैंग्वेज बड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं, रमेश और रहमान किसी काम को 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो सीधे ही 20 और 25 लिख देते हैं, ठीक है। ये आप सभी करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कराता हूँ ऐसा या फिर और कोई बच्चा करता है, सभी ये इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 100 हो जाता है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, यानी ये टाइम है, ये टोटल वर्क है, तो ये एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। यानी रमेश जो है एक दिन में 5 काम करेगा और रहमान जो है 4 काम करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों ने 10 दिन तक काम किया, दोनों ने अगर दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, 10 दिन में कर देंगे 90 काम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो बीमार पड़ गए और बचा हुआ काम जो है सुरेश ने किया। बचा हुआ काम कितना है, देखिए 10 काम बच गया, वो कर रहा है सुरेश, और कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। यानी सुरेश 10 काम 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम बताना है, पूरा काम है 100 काम जो सुरेश करेगा वो 30 दिन में कर देगा, ठीक है। देखिए आपने जितने भी बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं टाइम एंड वर्क को इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं, ठीक है। पर ये सोचिए ऐसा किसने नहीं किया, और अगर ऐसा लिखना पड़ा इतना सारा, ठीक है, तो अगेन वो टाइम की कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूम होगा ही होगा। देखिए एक अप्रोच मैंने आपको बताई थी, सोल्विंग वाइल रीडिंग अप्रोच, ठीक है। सॉल्विंग वाइल रीडिंग अप्रोच क्या थी, उसके अंदर हमने क्या करना था, क्वेश्चन पढ़ते रहना था, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो इसका मतलब ये है कि ए 10 दिन के अंदर 100% काम करता है, यानी एक दिन में कितना करेगा, 10% कर देगा। अगर मैं बोलता हूं ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में 5% कर देगा। अगर मैं बोलता हूं सी किसी काम को 25 दिन में करता है, तो 4% कर देगा ये, ठीक है। तो देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है हमारा, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। रमेश और रहमान किसी काम को 20 दिन और 25 दिन में करते हैं, यानी ये 5% काम करेगा एक दिन के अंदर, ये 4% काम करेगा, यानी टोटल मिलकर दोनों 9% काम कर देंगे एक दिन के अंदर। और 10 दिन तक अगर ये काम करते हैं तो 9 दाम हो गया 90, यानी 90% काम आपका हो गया। अब बीमार होने के कारण ये काम करने नहीं आ रहे, यानी जो काम बच गया वो आपको पता है 10% है, और 10% काम जो है सुरेश 3 दिन में कर रहा है, यानी 10% काम सुरेश 3 दिन में करेगा, तो 100% काम 30 दिन में कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि पेन को अवॉइड करना था, लिखना नहीं था। तो इस बेसिस पे हम 30 को आंसर मार्क कर सकते हैं, 30 डेज आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें मैं ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब जो मेथड आप बेसिकली बनाते हैं टाइम एंड वर्क लेके, टाइम लेके, वर्क लेके, एफिशिएंसी लेके, वो मेथड मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। जो मेथड मैंने अभी आपको बताया है आप उसी का ही यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए बात समझनी है, अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 10%, यानी ए की एफिशिएंसी अगर 10% हो गई
बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 8.33। देखिए अब आपको ये कैसे पता लगेगा ये 8.33 होगी, ठीक है। इसके लिए आपने परसेंटेज का एक चैप्टर पढ़ा होगा, सारी वही चीज़ें देखिए, परसेंटेज को ही कन्वर्ट किया है मैंने। जब आप 1/10 लिखते हैं तो इसे 10% लिखते हैं, जब आप 1/12 लिखते हैं इसे 8.33% लिखते हैं, जब 1/15 लिखते हैं तो 6.266 लिखते हैं, ठीक है। यानी देखिए अगर 12 देखना है यानी 1/12 तो 8.33 हो गया। यानी एक दिन में बी इतना काम करेगा, ए इतना काम करेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया स्टार्टिंग में, फिर बी छोड़ के चला गया और ए ने 2 दिन तक काम किया सी के साथ, और उसके बाद काम 2 दिन में खत्म हो गया। अगर देखा जाए तो देखते हैं ए कितने दिन काम करता है, 3 दिन यहाँ पर, 2 दिन यहाँ पर, 5 और 2 दिन यहाँ पर 7, यानी 7 दिन के अंदर अगर ए की एफिशिएंसी निकालें तो 70% काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बी की। बी ने काम किया 3 दिन, 3 दिन में काम कर लेगा ये 25%, तो यानी काम बचा 5% का। अब वो काम कौन करेगा, वो काम कर रहा है सी, और कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। 100% अगर निकालते हैं तो सी कर देगा 40 दिन में। तो यानी बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। करना किस तरीके से, इसी तरीके से करना है। देखिए तो आपको समझाने के लिए लिखवाया गया है, ठीक है। मैं अगर क्वेश्चन करूंगा तो इस तरीके से ही करूंगा। 10% हो गया 8.33, 3 दिन के अंदर 25% बी ने कर लिया, 70% उसने कर लिया, तो 5% सी कर रहा है 2 दिन में, 100% कर देगा 40 दिन में। तो यानी इस तरीके से मैं आंसर मार्क कर दूंगा। यानी जितनी भी चीज़ें आपको नया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखी गई है, और इसी कॉन्सेप्ट से देखिए मैं टाइम एंड वर्क के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको लगता है वैसे नहीं बन पाते, वो सारे छोटे करके दिखाऊंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन टाइम एंड वर्क का लिया है मैंने, ठीक है। ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को, जिस काम को 4 दिन में करता है, बी उस काम को 5 दिन में करता है। यानी ए किसी काम को अगर 4 दिन में करेगा, बी 5 दिन में करेगा, और अगर बी 6 दिन में करेगा तो सी 7 दिन में करेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक बात और बोल रहा है कि ए अगर किसी काम को 1 हफ्ता में करता है तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी देखिए 4 की वैल्यू अगर 7 है, क्योंकि ए किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, तो 4 की वैल्यू 7 हो गई, 5 की आ जाएगी 35/4, 4 की 7 हो गई, 1 की हो जाएगी 7/4, 5 की हो जाएगी 35/4। तो देखिए 6 की हो गई अगर 35/4, क्योंकि बी तो समान है, तो 6 की अगर 35/4 आ गई तो 1 की आ जाएगी 35/24, तो 7 की आ जाएगी 35/24 × 7, यानी ये आ जाएगा। यानी आंसर वो होगा जिसके नीचे 24 आएगा। यानी 24 अगर हम देख सकते हैं, इसके नीचे 24 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए तो आपको लेकिन फिर भी बनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब एक दूसरा तरीका भी है इसके अंदर करने का। दूसरा तरीका देखिए किस तरीके से कर सकते हैं हम। देखिए अगर ए किसी काम को कर रहा है 4 दिन में, बी 5 दिन में, बी कर रहा है 6 में, तो सी 7 में। देखिए लिख किस ले रहा हूँ कि समझाने के लिए, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को तो सॉल्व वैसे ही कर देते हैं जैसे हम पढ़ते पढ़ते करते हैं, यानी सॉल्विंग बाय रीडिंग अप्रोच से, ठीक है। देखिए अगर ए किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, यानी लगभग 2 गुना हो गया, तो बी उस काम को लगभग 10 दिन में करेगा, ठीक है। यानी लगभग 10 दिन में अगर ये करता है, यानी इसका 1.5 गुना हो गया ये लगभग, तो इसका 1.5 गुना यहाँ पर आ जाएगा, यानी 10.5 के करीब आ जाएगा जो आंसर होगा। यानी ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 10 और 10.5 के करीब होगा, यानी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन का भी आइडिया लिया, यानी सीधा मैंने देखा अगर ये 7 दिन में कर रहा है तो इसका दुगना है लगभग, इसका दुगना हो गया तो इसका दुगना 10 हो गया, ठीक है। यानी बी अगर 10 दिन में कर रहा है यानी इसका 1.5 गुना करना पड़ेगा, इसका 1.5 गुना करता हूँ तो इसका भी 1.5 गुना करना पड़ेगा, यानी आंसर जो है 10 के करीब आ जाएगा। तो यानी इस तरीके से हम टाइम इसके अंदर भी बचा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अलजेब्रा का है, बेसिकली फैक्टराइजेशन पे बेस है, ठीक है। देखिए फैक्टराइजेशन का कोई भी पार्ट वाला क्वेश्चन आता है, अगर जैसे ये दे रखा है x⁴ + 64 और मेरे को इसको फैक्टराइज करना है,
देखिए पेपर में अगर मुझे ये करना पड़े कि फैक्टराइजेशन मेरे को करना पड़ रहा है और बनाना पड़ रहा है स्पेशली एक फॉर्मूला लिख के या x और x प्लस माइनस करके, ठीक है, तो ऐसा तो मैं कोई काम करूंगा ही नहीं पेपर के अंदर। पहले सोच के जाइए, यदि आपकी विल पावर ऐसी है तो ही 190 प्लस आ सकते हैं, नहीं तो 190 प्लस का सपना भूल जाइए। सबसे पहले विल पावर है कि आपकी चाहत क्या है, चाहत के हिसाब से आप क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। अगर देखिए ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, यानी x का मान अगर 0 रख देता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस 64 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई मेरी 64 आ गई। देखिए RHS भी जब 64 आएगी तभी ये आंसर बनेगा। अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, x की जगह 0 रख देता हूँ तो 64 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखता हूँ तो -64 आएगा। तीसरा ऑप्शन अगर देखता हूँ -64 आएगा। चौथा ऑप्शन देखता हूँ +64 आएगा, यानी 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बच गए। यानी ऐसा हुआ कि 2 ऑप्शन मेरे पास अभी भी हैं, यानी ए भी आंसर हो सकता है और बी भी आंसर हो सकता है, ठीक है। देखिए अगेन अब हमें क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है थोड़ा सा। अगर आप देखिए, अगर आप ए ऑप्शन जो मेरे पास लिखा है x² + 8 का होल स्क्वायर, अगर इसे हम खोलते हैं तो देखिए एक टर्म मिलेगी x⁴, एक मिलेगी 64 और एक टर्म और मिल जाएगी 16x², परंतु मेरे पास ये टर्म तो इसके अंदर लिखी ही नहीं हुई, ठीक है। तो इस बात को समझना है। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का क्वेश्चन था जिसे हमने ये देखा था कि ए बी सी और डी में देख के आंसर कैसे पता लग सकता है, तो यानी ए ऑप्शन हमारा कट जाएगा, यानी ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने ये देखा कि ऑप्शंस अगर दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमें ये निकालना है कि आंसर कौन सा हो सकता है। हमें इससे मतलब नहीं है कि ये सॉल्व कैसे हुआ और किस तरीके से ये बनेगा। देखिए ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अगर आपकी सोच ऐसी है कि नहीं भाई मेरे को तो क्वेश्चन ही बनाना आना चाहिए पूरा, ठीक है, तो देखिए 190 प्लस तो नहीं आ पाएंगे, क्वेश्चन बनाते रहिए, बनते रहेंगे, ना क्वेश्चन बनने से मना करेंगे, ठीक है, टाइम लगता रहेगा, पर अगर दिमाग से चलते हैं तो थोड़ा बहुत आप सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं, PhD करने नहीं आए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए बना तो कोई भी लेगा, पर ऐसी अप्रोचेस हमें यूज करनी ही पड़ेगी। आइए आगे के वाले क्वेश्चंस में भी देखते हैं अब ये किस तरीके से यूज होगा। देखिए जैसा हमने पिछला क्वेश्चन देखा था अलजेब्रा फैक्टराइजेशन पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन भी देखेंगे, अगेन अलजेब्रा पे बेस्ड है, CGL 2016 में इसमें आया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिखने में ही हमें पता लग रहा है कि लेंथी होगा ही होगा। अगर देखिए पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखता है जिसके अंदर देख के आपको लगे कि क्वेश्चन लेंथी बनेगा और बनाने की आप कोशिश करते हैं, तो देखिए ये तो सबसे बड़ी पनिशमेंट है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बनाना पड़ेगा, तो उसे छोड़िए सीधा सीधा। अगर आपके पास कोई तरकीब है उसकी तो एक बात अलग है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यही क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये x⁴ है, यानी 4th पावर चाहिए x की। यदि देखिए मैं अगर x - 1 लिखता हूँ तो √2 + √3 आ जाएगा। अगर मैं देखिए इसका बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो ये 5 + 2√6 आ जाएगा, यानी इस पूरे का भी स्क्वायर कर दिया, इस पूरे का भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए पर इसको अगर मैं खोलूंगा तो इसके अंदर x² की टर्म मिलेगी मेरे को, x⁴ की नहीं मिलेगी। पर x⁴ की अगर मेरे को टर्म चाहिए तो मेरे को दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x - 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यानी 5 + 2√6, इसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब आप एक बात देख सकते हैं, जब मैंने पहली बार स्क्वायर करा तो एक √6 की टर्म आ गई। अब मैं दोबारा से इसे खोलूंगा तो देखिए दोबारा से भी तो √6 की टर्म आ जाएगी एक और, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, √6 की टर्म अगर एक बार आ गई, ठीक है, तो वो कहीं नहीं जाएगी, ना वो कटेगी किसी चीज से, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी √6 नहीं आ पाएगा जो ये कट जाए, तो यानी √6 की जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी। तो यानी देखिए सिर्फ ये √6 देखकर ही हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे, यानी डी ऑप्शन का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर क्वेश्चन के बारे में अगर आपको ऐसा सा कुछ पता है तो ही इसे अटेम्प्ट करने का फायदा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लीव करना है। और देखिए ऐसा सा कुछ पता कैसे लगेगा, देखिए जब किसी चीज को आप पहले से करके देखेंगे, ठीक है, या पहले से किसी ने बता रखा है आपको कि ऐसा ऐसा भी होता है, तभी तो करके देख सकते हैं। नहीं तो आप अगर फोकस करेंगे बनाने पर कि ये बन जाए, तो देखिए बनता तो रहेगा ही, बुक्स में सॉल्यूशंस दे रखे हैं, फॉलो करते रहिए, बना हुआ है उसके अंदर, पर वो आपको सिलेक्शन नहीं देगा।
ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन भी देखिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 9, अगेन ज्योमेट्री का है। ठीक है, देखिए ये उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जिसपे मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ आया होगा तो ये क्वेश्चन करने में 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनकी अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पता है तो डायग्राम बनाए बिना ही आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर आप पहली वीडियो ध्यान से देखिए आपको ये वाली चीज़ समझ आ जाएगी जो मैं इस क्वेश्चन में करूँगा। देखिए क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, हमें पता है 2:1 में काटता है और ये हम 2√3 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक साइड की साइड जो है 6 सेंटीमीटर की है, यानी 2√3 का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये सेंट्रोइड है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, यानी 2√3 की वैल्यू अगर 6 दे रखी है और मुझसे पूछा है ए जी की वैल्यू यानी 2 की पूछी है, तो देखिए 2√3 को मैं किससे गुणा करूं, √3 से गुणा करता हूं तो 6 बन जाएगा, तो इसको √3 से गुणा करूंगा 2√3 बन जाएगा, यानी 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, तो ये 2√3 होता है। ठीक है, तो देखिए सीधा आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे। सीधा देखा आपने 2√3 की वैल्यू 6 है यानी √3 गुना है, और ए जी अगर निकालना है तो 2√3 आ जाएगा। अगर नीचे वाला पूछा होता तो देखिए सीधा ही √3 आ जाता। यानी इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, सीधा सीधा आंसर बताना है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमने देखा, हमने अलजेब्रा का क्वेश्चन देख लिया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखा। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है। देखिए सारे मैं डिफरेंट टॉपिक पे क्वेश्चन स्पेशली लिए हैं। मैंने स्पेशली क्यों लिए हैं, जिससे आप ये समझ सके हर जगह हम कुछ ना कुछ करके टाइम बचा सकते हैं। यानी स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी, मेंस की वीडियो अगर आपने देखी हो उसके अंदर मैंने एक बात बोली थी, अगर आपके 500 से 600 सेकंड बच जाते हैं तो आप लीड ले लेंगे 8 से 10 क्वेश्चन की दूसरे से। तो उस लीड को लेते हुए ही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन पे ही टाइम बचाया जा सके, आसान क्वेश्चन पे ही बचा सकते हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है और दोनों ही छोटे बताऊंगा। एक तरीका बताऊंगा साइकोलॉजिकल बेस, यानी मैंने आपसे एक बोला था साइकोलॉजी टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस है। देखिए आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी बुक उठाइए उस चीज़ को देखिएगा कि इस टाइप में जैसे सर ने बोला है वैसा क्वेश्चन आता भी है पेपर में या नहीं आता है, ऐसे ऑप्शन आते भी हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अगेन साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो हम सीधा सीधा मार्क कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। देखिए मैथमेटिकल पार्ट में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैंने एक बात बताई थी आपको, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में ऐसे जरूर आएंगे। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन ये है। आइए देखते हैं कैसे। ए, बी और सी एक व्यापार शुरुआत करते हैं जिसके अंदर ए की 3 गुना इन्वेस्टमेंट बी के 4 गुना इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ठीक है, तो देखिए एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है, जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह में फ्लैशबैक होता है ना कुछ चीज़। ठीक है, इसी तरीके से सिलेक्शन लेने के लिए एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है, यानी आपके दिमाग में अगर वो चीज़ पहले से है तो भाई सीधा देखोगे और सीधा आंसर निकलेगा। और वो बैकग्राउंड स्टोरी देखिए, मैं बताऊंगा आपको हर चीज़ होगी कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो जिसके चारों ऑप्शन एक जैसे लिखे हों। एक जैसे लिखे होगा मतलब क्या है, यानी एक जैसे नंबर से बने हुए हों। तो देखिए एक जैसे नंबर से बने हुए हैं, अनुपात का क्वेश्चन है, एक जैसे नंबर से बना हुआ है। ये भी एसएससी का एक पार्ट है, यानी एसएससी जो ऑप्शन देता है ये भी उसका एक पार्ट है। मैंने ऑप्शंस की स्टडी करी है कि ऑप्शन इस तरीके से देता है। अब आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे कि क्या वाकई में ऐसा सर ने जैसा बोला है वैसा क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर दे रखा है तो उसमें आपको क्या करना है। अब मैं आपसे सीधी सी एक बात पूछूंगा कि ए की 3 गुना इन्वेस्टमेंट बी की 4 गुना इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो आप लॉजिकली सोच के बताइए कि ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि ए की 3 गुना की इन्वेस्टमेंट बी के 4 गुना के बराबर है तो हम एक बात नोट करते हैं कि ए जो है बी से बड़ा होगा। ठीक है, यानी तभी ये बराबर होंगे, यानी एक बात तो पता लग गई आपको, ए बी से बड़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, बी की 2 गुना इन्वेस्टमेंट सी के 4 गुना इन्वेस्टमेंट के बराबर है। बी की इन्वेस्टमेंट सी के 2 गुना है।
यानी कहने का मतलब क्या है, बी की इन्वेस्टमेंट सी से दुगनी है, यानी कहने का मतलब है बी बड़ा है। अब देखिए मैंने आपसे एक चीज बोल दी कि ए से बड़ा हो गया बी से, बी बड़ा हो गया सी से। अब क्वेश्चन में मैथमेटिकल पार्ट कुछ नहीं बचा। अब देखिए ऑप्शन में ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे। यानी अगेन आपने क्या देखा, मैथमेटिकल रोल कुछ नहीं था इसके अंदर, सिर्फ साइकोलॉजिकल रोल था। अगर आपने पहले से ऐसा पता है तो ही ऐसी चीज दिखेगी, नहीं तो देखिए वैसे सपने नहीं आएंगे पेपर में। ठीक है, आइए देखते हैं एक और तरीका देखते हैं इस चीज का। ठीक है, अब देखिए एक और किस तरीके से होगा, दूसरा तरीका हम देखते हैं। अगर मैंने एक बात देखी यहाँ पर, ए की 3 गुना इन्वेस्टमेंट बी के 4 गुना इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अगर देखिए ए की 3 गुना इन्वेस्टमेंट बी के 4 गुना इन्वेस्टमेंट के बराबर है, आप क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालना शुरू कर देते हैं कि भाई ए रेशियो बी हो गया 4:3, बी रेशियो सी हो गया 2:1, फिर अनुपात समान कर दिया, क्योंकि आपने पढ़ा ही ये है, आपको टीचर ने बताया ये है। तो देखिए अगर आप पेपर में बैठते हैं और इस तरीके से काम करेंगे तो आप मेरे को ईमानदारी से सोच के बताइए कि दूसरे से आप आगे कहाँ निकले। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे कहूँगा इस पर काम नहीं करना इतना। अगर मुझे पता है ए की 3 गुना इन्वेस्टमेंट बी के 4 गुना के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो मैं आगे काम ही नहीं करूंगा ना, मैं ऑप्शन देखता हूँ सीधा, क्या मेरे को ये 4:3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 4:3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 4:3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 4:3 दिख रहा है, तो यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी दोनों ही तरीके आप ये देखेंगे, दोनों में पेन यूज नहीं होगा। अगर आपको पहले से पता है तो देखिए मेरी क्लास जो आप करते हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बैकग्राउंड स्टडी। तो बैकग्राउंड स्टोरी में आपको जो चीज़ बताऊंगा उससे क्वेश्चन आसान लगेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। अगेन देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये सेम ही कॉन्सेप्ट पे। पेपर उठा के देखिएगा कि सेम कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन आए भी थे या नहीं आए थे। ठीक है, तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा आंसर दिखता है, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है पॉइंट तक। ठीक है, और इसमें अब मैं कुछ लिखूंगा भी नहीं क्योंकि फर्स्ट वीडियो आपने देखी है, 9th वीडियो आपने देखी है, तो 11th वीडियो है बेसिकली है, तो इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, सीधा आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब क्या है, साइड लेते थे हम 2√3, इसकी वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, सर्कल निकालना है, रेडियस सर्कल। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, यानी जिसके अंदर ये त्रिभुज बना हुआ है, यानी बाह्य वृत्त निकालना है। बाह्य वृत्त यानी ये हो गया, इसकी त्रिज्या निकालनी है ऊपर वाले पार्ट की, ये मैंने बताया था 2 होती है। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है √3 टाइम हो गया, तो √3 को √3 से करूंगा तो 6 आएगा, तो 2 को भी √3 से करूंगा 2√3 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो परसेंटेज से है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज पे क्वेश्चन है और इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड पे भी आप लोगों ने पढ़ा है, इमेज की तैयारी अगर कर रहे हैं तो पता होगा एलिगेशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, पर देखिए एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हम उसके अंदर सीमित रहते हैं कि जितना टीचर ने बताया, यहाँ छोटा लिखा, यहाँ बड़ा लिखा, यहाँ बीच वाला लिखा और ये घटा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए एक और चीज़ समझनी है, और वो चीज़ समझ जाएंगे तो आप काफ़ी क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि ऑप्शन देखा ही नहीं और सीधा ही आंसर आ गया। ठीक है, उसी चीज़ को समझने के लिए पहले मेरे से कॉन्सेप्ट समझिए। मान लेते हैं 10 रुपये प्रति लीटर का मैं पहला मिक्सचर लेता हूँ, दूसरा मिक्सचर लेता हूँ 14 रुपये प्रति लीटर का, और दोनों समान मात्रा में लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो जो मिश्रण बनेगा उसकी कीमत आ जाएगी 12 रुपये, यानी एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी अगर दोनों की समान क्वांटिटी में लेता हूँ तो। ठीक है, पर एक बात और समझनी है, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि पहले वाली क्वांटिटी ज़्यादा लूँ, मान लेते हैं ये 3 ले रहा हूँ मैं, ये 2 ले रहा हूँ, तो देखिए 1:1 कब आ रहा था, जब मिश्रण का जो मूल मिक्सचर की जो मीन वैल्यू है वो 12 रुपये आ रही थी। ठीक है, पर देखिए अगर ये मिक्सचर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कम कीमत वाला अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी मिश्रण जो बनेगा टोटल उसकी कीमत 12 से और कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो <12 होगी। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर मैं इसे ऐसा कर देता हूँ कि ये 10 है, ये 14 है, ये 2 है, ये 3 है, तो देखिए यहाँ जो वैल्यू आएगी वो <12 आएगी।
क्योंकि ये वाली मात्रा ज़्यादा है, यानी महंगे वाला जो मिक्सचर है वो मैंने ज़्यादा मिलाया है, महंगे वाला ज़्यादा मिलाया और सस्ते वाला कम मिलाया, तो कीमत जो है मीन वैल्यू से महंगे वाले की तरफ चली जाएगी। यानी ये वैल्यू अगर 12 थी, ये 12 से कम आएगी, ये 12 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया और इसी पे बेसिक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे। पहली परीक्षा में मेरे को 72% अंक मिलते हैं, दूसरी के अंदर 80% अंक मिलते हैं। ठीक है, और अगर देखिए पहले की जो परीक्षा है वो 900 नंबर की है और दूसरी परीक्षा है 700 नंबर की, यानी अनुपात देखें तो 9:7 का है और मेरे को कंबाइंड परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब एक बात देखिए, अगर यहाँ 1:1 होता, ठीक है, तो बीच में क्या आ जाता, 76 आ जाता। ठीक है, कब आता 76, इनकी मीन वैल्यू हो जाती है 80 और 72 हो गया 152, उसका आधा हो गया 76। पर वो कब आता, जब ये अनुपात 1:1 होता। पर यहाँ ये अनुपात 1:1 नहीं है, यहाँ ये छोटे वाला जो है ये ज़्यादा है, ये 9 है, ये 7 है। ठीक है, यानी अब जो मीन वैल्यू होगी वो 76 से थोड़ी कम होगी, यानी 76 से कम होगी, यानी ये वाला केस बन गया लेस देन 12 वाला। ठीक है, तो 76 से कम अगर मैं देखता हूँ ये वाली वैल्यू है, ये आंसर आ जाएगी, यानी यहाँ 75.5% आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने ये देखा, एलिगेशन को हमने सीमित नहीं रखा, हमने इसका कॉन्सेप्चुअली प्रयोग भी करा, यानी ऑप्शन को देख के हम एलिगेशन के अंदर कैसे फिट करा सकते हैं। हमने खाली मेथड ही नहीं देखा कि मेथड कैसे कैसे एलिगेशन का काम करता है, मैंने उस चीज़ को लॉजिकल बताया आपको कि अगर 1:1 होता है तो 12 हो जाएगा, अगर ये चीज़ ज़्यादा होती है तो इसकी तरफ प्राइस शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये चीज़ ज़्यादा होती है तो इसकी तरफ प्राइस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा ये चीज़ ज़्यादा थी तो ये मीन वैल्यू जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए आंसर ए ऑप्शन आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अगेन क्वेश्चन जो है परसेंटेज का है। ठीक है, देखिए जब मैंने मेंस की वीडियो आपको समझाई थी उसके अंदर मैंने एक बात बोली थी कि भाई साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मिसलेनियस टाइप आते हैं, पिक्चर टाइप आते हैं, ग्राफ टाइप आते हैं, सुपर एडवांस लेवल टाइप आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को मैंने धीरे धीरे आपको पेपर के अंदर भी एक्सप्लेन किया वो किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यानी देखिए अभी मैंने एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन कराया था आपको, वो साइकोलॉजिकल बेस था। देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, साइकोलॉजिकल बेस है, और साइकोलॉजिकल बेस है ये देखना बहुत कमों के बस की बात है। देखिए ये उन्हीं के बस की बात है जिन्होंने पहले से दिमाग लगाया हुआ है। ठीक है, यानी वो चीज़ आपने अगर पहले से सुनी हुई है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बैकग्राउंड स्टोरी अगर किसी चीज़ के बारे में पहले से पता है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार्क कर देंगे, पेन तक नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गांव में 12% जो बकरी हैं वो फ्लड के अंदर मर जाती हैं और बची भी 5% बीमारी से मर जाती हैं। यानी अगर हम मान लें कि 100 हैं तो 12% खो गई, यानी 88 हो गई, और इसमें से 5% यानी इसका 5% हो गया 4.4, यानी ये मर जाती हैं तो बचे हमारे पास 83.6, यानी 83.6 की वैल्यू दे रखी है 8360, और हमें निकालनी है 100 की, यानी 100 की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये आंसर आ जाएगा इसका। पर आप एक बात ज़रूर सोचना कि ऐसा किस बच्चे ने नहीं बनाया होगा। ठीक है, और ऐसा बनाने के लिए उसे कम से कम 15 से 20 सेकंड तो लगी गए होंगे, कम से कम बता रहा हूँ 15 सेकंड या 20 सेकंड। और मैंने आपको जब मेंस की वीडियो एक्सप्लेन करी थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि इजी क्वेश्चन में हम 4 से 5 सेकंड बचा सकते हैं, मॉडरेट में 4 से 5 सेकंड बचा सकते हैं। देखिए अगर कोई बच्चे ने ये 15-20 सेकंड में करा तो वो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में भी कर सकता था। मैं दिखाता हूँ 5 सेकंड में किस तरीके से करेगा वो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल बेस। अब देखिए अगर आप 4 ऑप्शन देखते हैं ध्यान से, पहला ऑप्शन 1000, दूसरा 10,000, तीसरा 1 लाख, चौथा हो गया 8,360। देखिए स्टार्टिंग में कोई संख्या थी और वो घटने के बाद 8,360 बचती है, यानी यहाँ पर कुछ कम हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1000 ऑप्शन कट जाएगा, 8,360 कट जाएगा, यानी 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, 10,000 और 1 लाख। तो देखिए 1 लाख से 8,360 कम बचने के लिए तो बहुत सारी परसेंटेज कम होनी पड़ेगी, यानी कितने गुना परसेंट हमारा कम करना पड़ेगा। पर यहाँ 12 और 5% ही है, तो यानी लॉजिकल बेस पे देखें तो सी भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर सिर्फ बी ही हो सकता है। अब पेपर उठा के देखिएगा कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं
मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, ये बात खुद जज करिए। देखिए पेपर उठाइए कोई सा भी, जो भी आपका मन कर रहा है, 2016 में इसका, 15 में इसका, 14 में इसका, उसके अंदर आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन के अंदर गैप ज्यादा है, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिखें समझ लेना वो सारे साइकोलॉजिकल बेस हैं, वो मैं सारे ही साइकोलॉजिकल बेस पे कराता हूँ। ठीक है, देखिए जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा इसी तरीके से हम अगला भी क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब जो ये क्वेश्चन है वो टाइम एंड डिस्टेंस का है बेसिकली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जरूर टाइम एंड डिस्टेंस का है, पर एवरेज स्पीड बोली है तो मैं इसे एलिगेशन बेस पे ही आपको करके दिखाऊंगा, और मैं चाहता हूँ आप वो चीज़ समझें। ठीक है, देखिए अगर पहले बोल रहा है कि एक बस किसी 150 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करती है, यानी स्पीड हो गई इसकी 50, और अगले 2 घंटे के लिए 60 की स्पीड से चलती है, यानी 3 घंटे चलती है 50 की स्पीड से, 2 घंटे चलती है 60 की स्पीड से। ठीक है, अब देखिए अगर एक बात है, अगर ये अनुपात 1:1 होता तो यहाँ 55 आ जाता, यानी एवरेज स्पीड 55 हो जाती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में एलिगेशंस के अंदर। पर मैं देखता हूँ ये अनुपात ये ज़्यादा घंटे चल रहा है, यानी 55 से थोड़ी कम वैल्यू होगी और 50 से थोड़ी बड़ी होगी, तो यानी बी ऑप्शन देखता हूँ, सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक बात समझने की बात है इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप एक बात समझ जाते हैं तो देखिए सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, और 110 का आधा हो गया 55, यानी 55 से छोटा आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन छोटा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको काफ़ी सारी जगह लगा के दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन के अंदर आया है। ठीक है, देखिए वैसा तो और तरीका हमें पता ही है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पर ये तरीका वो है एलिगेशन का है कि अगर एक बार कमांड हो जाए तो सीधा देखते ही टिक करना है आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बेसिकली परसेंटेज पे है, परसेंटेज पे भी बोल सकते हैं हम, परसेंटेज एरर निकालना है, या मिसलेनियस टाइप भी कह सकते हैं, कोई ऐसा डेफिनेट टॉपिक नहीं है इसका। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लड़का है जो आंसर निकालता है किसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि 1 में से 1/4 और 1/5 अगर घटाता है वो, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 20 अगर आप लेते हैं तो ये 20 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, यानी ये 11/20 आ गया। ठीक है, तो जो आंसर आया ये आ गया, पर उसे जो आंसर मिलता है वो है 0.45। 0.45 अगर हम देखते हैं तो 45/100, यानी 9/20 आ गया। ठीक है, यानी जो आंसर था वो आना चाहिए था 11/20, पर उसका आंसर आया 9/20। तो देखिए जो अंतर आया, यानी जो गलती आई वो कितने की आई, 2/20 की आई, यानी 2/20 की गलती आई, किस पे आई, 11/20 पर। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 200/11 आ जाएगा, इतने % का एरर हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। पर देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें अगर हमने इतनी बात बढ़ानी पड़ी और फिर हम उम्मीद करते हैं कि 190 नंबर आ जाएं, इस बच्चे के 190 नंबर आएंगे क्या? ऐसे बच्चों के 190 नंबर नहीं आते कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ना है। इतना काम नहीं करना भाई किसी क्वेश्चन के अंदर, इतना काम आप किसी भी क्वेश्चन में करेंगे 1 मिनट तक ले जाएगा आराम से। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से देखते हैं। देखिए अगर वो बोल रहा है यूनिटी में से घटाना है, यूनिटी में से यानी 100% में से घटाना है, क्या घटाना है, 1/4। 1/4 आपको पता है 25% होता है। 1/5 घटाना है, यानी वो भी आपको पता है 20% होता है, यानी 100 में से अगर 25 और 20 घटाते हैं तो 55% आ गया, यानी आंसर है 55%। पर आंसर उसने क्या दे रखा है, 0.45, यानी 45/100, यानी 45%। ठीक है, अब आप जो अंतर देखते हैं दोनों के अंदर, तो आंसर के अंदर जो अंतर है वो 10% का है, यानी 10 का एरर है कितने पर, 55% पर। इसको इंटू 100 करेंगे तो 200/11% आ जाएगा, यानी ये सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए ये चीज़ आपको कैलकुलेट तो करने की ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है और इतना ही लिखना है, क्योंकि सीधा सीधा 1 हमें पता है, 100% में से 25 गया 75, 75 में से 20 गया 55, यानी 55% है, 45% आ रहा है, यानी 10% का एरर हो गया कितने पर, 55% पर, यानी 10 का एरर 55 पे हो गया, 2/11, यानी 200/11 डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ में आप दोनों तरीके को बना के देखिएगा खुद ही घर पे।
कम से कम 15 से 20 सेकंड का अंतर यही मिल जाएगा आपको कि 15 से 20 सेकंड आपने यहाँ पर ही टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी और क्वेश्चनों में देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे टाइम बचता है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन टाइम एंड वर्क का है और वेजेस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें वैसे भी लेंथी पढ़ते हैं, और ये लॉन्ग लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा था ना बिग लैंग्वेज क्वेश्चन, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम पहले पढ़ने में लगता है, फिर बनने आने में लगता है, दोनों चीज़ें अलग अलग टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे, आइए ये देखते हैं। देखिए एक बच्चा है वो ये क्वेश्चन 40 से 50 सेकंड में करेगा, एक दूसरा बच्चा है इसी क्वेश्चन को 5 सेकंड में करके आगे निकल सकता है। देखिए अंतर मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उसे 12 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर उसे 40/3 दिन में करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 120 आ जाएगा, यानी इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15, 10 और 9, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बंदे की एफिशिएंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसे ज़्यादा मिलेगा, जिसकी कम है उसे कम मिलेगा। अगर ए, बी और सी तीनों की मिला के 15 है, ए और बी की मिलाकर 9 है, तो सी की आ जाएगी 6। तो देखिए सी की एफिशिएंसी हमारे पास 6 आ जाएगी। अब बात करते हैं ए और बी की, ए और सी की मिलाकर 10 है, यानी सी की 6 है तो ए की 4 हो जाएगी। ठीक है, और अगर देखते हैं आप ए की 4 हो गई तो बी की 5 आ जाएगी, तो यानी इस अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। तो यानी ये पूरा क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ 40 से 50 सेकंड का वक्त लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पर आप दोबारा से इस बात को सोचिएगा कि ऐसा किस बच्चे ने नहीं किया होगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन देखिए पहली लाइन पढ़कर ही हो सकता है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 लेबर में 750 रुपये बांटने हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अगर ये x रेशियो वाई रेशियो जेड दे रखा है और 750 रुपये बांटने हैं, यानी एक ऐसा ऑप्शन देखिए x, y और z जो तीनों मिलाकर इसे भाग कर दें। ठीक है, यानी देखिए अगर हम किसी चीज को निकालते हैं, अगर मैं ये बोलता हूं कि 3:2 में 20 रुपए को बांटना है, तो आप क्या करते हैं, 5 की वैल्यू 20 हो गई, 3 की 12, 2 की 8, यानी इसे 12 रुपये मिल गए, इसे 8 रुपये मिल गए। यानी करते तो यही है ना कि दोनों को मिला के इसे भाग करता है ये। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ देखी, ये पूरा रेशियो मिला के इस पैसे को भाग करना चाहिए। अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ 15 आ गया, अगला ऑप्शन देखता हूँ 16, अगला ऑप्शन देखता हूँ 16, उससे अगला ऑप्शन देखता हूँ 19, यानी जो पहला ऑप्शन है वही ऐसा है जो 750 को डिवाइड कर सकता है। तो यानी जिसको सिलेक्शन लेना है या 190 प्लस स्कोर करने का एम है, तो वो सीधा मार्क करके आगे निकल जाएगा। ये तीनों ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। इसी तरीके से देखेंगे आगे के क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो अगेन ज्योमेट्री का है। ठीक है, देखिए पहले ही हम काफ़ी सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। अलजेब्रा का देखा हमने, रेशियो का देखा, पार्टनरशिप का देखा, ज्योमेट्री का देखा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का देखा, टाइम एंड डिस्टेंस का देखा, एलिगेशन का देखा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन पे एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं जो भी मेंस के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो मेंस के पेपर में से सारे टॉपिक में से एक ना एक दो क्वेश्चन मैंने उठा के ये वीडियो सारी बनाई है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन अगर देखते हैं, 17 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज है ABC जो कि समबाहु भी है, समद्विबाहु है और समकोण है, यानी समकोण बन रहा है C पर। ये A हो गया और ये B हो गया। D कोई पॉइंट है B पर, AB पर, D मान लेते हैं इस पे कोई पॉइंट है। अब देखिए इसने यहाँ पर एक बात बोली है, D कोई पॉइंट है। देखिए D कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मैंने क्या ले लिया, D मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है तो उसमें हम अपने आप ही एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट ही ले लेते हैं, तो देखिए अगर मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ, आपको पता है ये मिड पॉइंट हो गया, यानी ये x हो गया, ये x हो गया और ये हो गई हमारी मीडियन। आपको एक बात प्रॉपर्टी पता होगी, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसके अंदर ये साइड और ये मीडियन ये बराबर आते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे काटता है। तो आप सीधा सीधा हम क्वेश्चन के अंदर रख देंगे। देखिए AD स्क्वायर क्या कह रहा है, AD स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
यानी 2x² आ गया, यानी ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 2x² के साथ मैच करेगा। अब CD की जगह मैं x रखता हूँ तो देखिए ये 2x² आ जाएगा, ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो बेसिकली अगेन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड पे क्वेश्चन था जिसमें हमें एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन के साथ मैच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे अगला क्वेश्चन भी। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन जो है एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन। एलिगेशन का नहीं है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। देखिए उस वैरायटी का क्वेश्चन है जिसके अंदर बिग लैंग्वेज क्वेश्चन हमने डाला था, यानी बिग लैंग्वेज क्वेश्चन यानी लैंग्वेज क्वेश्चन की बहुत बड़ी है, ठीक है। देखिए ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर। सेम क्वेश्चन पेपर में आया, एक बच्चा 5 सेकंड में मार के भी आंसर निकल लेगा और एक बच्चा इसे बनाता भी रह जाएगा, ठीक है। जो मेन चीज डिसाइडिंग वाली है वो यही है टाइम, कि आपकी पहले से अप्रोच किस तरीके से है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ ध्यान से, 3 तरीके के मिश्रण है मेरे पास, 2:3, 3:4, 7:5 के। यदि पहला मिश्रण मैंने 10 लीटर लिया, देखिए 2:3 का है, ये 3:4 का है, ये 7:5 का है। ये बोलता है ये 10 लीटर लूँगा मैं, ये वाला 21 लीटर लूँगा, तो ये वाला कितना लूँ कि फाइनल जो मिक्सचर बने उसके अंदर 1:1 हो जाए, दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। दूध और पानी का नहीं, सिरप और पानी का है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं 10 लीटर लेता हूँ, ये टोटल है 5, ये इसका मल्टीपल है, ठीक है। 5 को दुगना कर देंगे 10 हो जाएगा। ये टोटल हो गया 7, तो 7 का 3 गुना हो गया 21 हो गया। ये टोटल हो गया 5, 12, तो यानी 12 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, 12 का मल्टीपल 25 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, 30 हो सकता है। यानी अगर मैं इसे 2.5 से गुणा कर दूँ तो 30 आ जाएगा, यानी 12 को अगर 2.5 से गुणा करते हैं तो 30 आ सकता है, तो यानी यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए बेसिकली आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी की ज़रूरत है, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जो कि मैं क्लास में कराता ही हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए अगर बाई चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये गलत ना हो जाए, तो मैं इसे वेरीफाई करके भी देखूंगा। देखिए अगर मैं 10 लीटर लेता हूँ तो इसमें पहले वाली मात्रा, अगर मैं सिरप की बात करूँ तो 4 लीटर सिरप आएगा। दूसरे के अंदर बात करते हैं यानी 3 गुना, यानी 9 लीटर सिरप आ जाएगा। तीसरे के अंदर बात करते हैं यानी 2.5 गुना हो गया, यानी 17.5 लीटर। तो देखिए 17.5, 9 और 4, ठीक है, यानी 30.5 लीटर हो गया, यानी 30.5 लीटर सिरप है और बाकी बचा हुआ पानी है। टोटल मिक्सचर कितना है, देखिए 21 और 10 31 हो गया, और 30 मैंने आंसर माना था, यानी 61 हो गया, यानी सिरप 30.5 लीटर हो गया, तो पानी भी 30.5 लीटर बचा। तो ये आंसर मेरा कंफर्म हो गया 1:1। तो देखिए दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन किस तरीके से मार्क करना आपने सीखा है पहले से। देखिए जैसे ही अप्रोच पहले से रहेगी पेपर में भी वैसे ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि पेपर में जाके अलग से कोई चमत्कार होगा और आप बनाने से ऐसा आंसर ढूंढना लग जाएंगे, ठीक है। तो पहले से अप्रोच ऐसी रखिए, पेपर में क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिखेंगे। देखिए हमने क्या करा सीधा, अब एक को क्वेश्चन करना है। मैंने देखिए अगर फर्स्ट लाइन पढ़ता हूँ तो इसमें अनुपात दे रखा है, ये मुझे पता है, ये पता है, इसकी वैल्यू पता है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सीधा इसका मल्टीपल देख लिया, आंसर मार्क कर दिया, तो यानी ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, बेसिकली परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब आप मेथ्स की वीडियो देखेंगे जो मैंने एक स्पेशली मेथ्स के लिए बनाई है, उसके अंदर आप देखेंगे मैंने आपको एक बात बताई थी, स्टेप कटिंग अप्रोच बताई थी कि स्टेप कटिंग मेथड में अडॉप्ट करूँगा। अब स्टेप कटिंग मेथड अडॉप्ट करने के लिए देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 7.5% वो बंदा खर्च कर रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली हमें इस चीज़ से मतलब रहता है कि बचा कितना। देखिए 7.5 की जगह अगर मैं कहता हूँ 75% होता, तो 75% आप लोगों को पता है 3/4 हो गया, पर अगर 7.5% की बात हो रही है तो 3/40 हो जाएगा, यानी 10 से और गुणा हो जाएगी नीचे, यानी 40 में से 3 वो खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, देखिए 37 बच जाएगा, यानी 40 में से 37 बचा है, 3 वो खर्च कर चुका है। पहली स्टेटमेंट पूरी हो गई। अब अगली स्टेटमेंट पे आते हैं, उसकी 75% और वो खर्च कर देता है, यानी ये जो पैसा बचा है इसका 75% वो खर्च कर देता है। अगेन जो बचा वो बचा 25%,
देखिए अब इसका 25% लिखना है तो सीधा मैं 1/4 लिखूंगा। यानी यहाँ पर मैंने देखिए क्या किया, जो क्वेश्चन बनाया तो मैंने उसी तरीके से, पर स्टेप कट कर दिए। यानी सीधी सीधी वैल्यू लिखी मैंने, ये 37/40 आ गई पहले, फिर इसका 25% और बच गया होगा। अब मुझे पता है ये जो पैसा है ये अब जो है बचा हुआ है वो है, यानी 37 की वैल्यू दे रखी है 370, और अगर मैं नीचे देखता हूँ ये आ गया 160, तो 160 की वैल्यू देखिए 1600 रुपये हो जाएगी। यानी ये क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं स्टेप कटिंग अप्रोच यूज़ कर करके। देखिए क्लास में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरीके से कराऊंगा जिसके अंदर कुछ लिखूंगा ही नहीं और सीधा सीधा ये लिखूंगा और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यानी ये भी हमारा एक तरीका है जहां हम 10 से 15 सेकंड का टाइम बचा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन जो एक मिसलेनियस टॉपिक से है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे से ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि मिसलेनियस टॉपिक या मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप का हम एक अलग करेंगे, यानी जिसके अंदर हम सारी चीज़ यही पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी भिन्न बताइए जिसे इसके अंदर जोड़ें तो एक पूर्ण संख्या बन जाए। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 5/2, 10/3, 17/4, 26/5 और उसके अंदर x जोड़ते हैं और एक होल नंबर बनाते हैं तो ऐसे काम नहीं बनेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, पर देखिए ये भी करेंगे तो भी टाइम लगेगा आपका, कम से कम 30-35 सेकंड आराम से लग जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, ठीक है। तो देखिए दोनों अप्रोच को मैं नकारूंगा और एक दूसरी चीज़ कहूँगा आपसे करने के लिए। अगर देखिए 2 प्लस आधा लिख दूँ मैं इसे, 3 + 1/3, 4 + 1/4, 5 + 1/5, यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है। यानी हाफ अगर जोड़ रहे हैं यानी 0.5 जोड़ रहा हूँ, फिर मैं 0.3, फिर 0.25, फिर 0.20। अगर मैं इस पूरे को जोड़ता हूँ तो देखिए 0.25 के करीब आ जाएगा ये, यानी ये पूरा 0.25 आ गया। यानी इसके अंदर मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा, 0.75 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक होल नंबर बनेगा, ठीक है। 0.25 देखिए मेरे को सिर्फ इधर वाली चीज़ से मतलब है, डेसिमल के इधर, कि डेसिमल के इधर क्या आएगा, इधर चाहे कुछ भी आए, 1 आए या 2 आए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो होल नंबर है ही है। अब देखिए इसके अंदर कुछ जोड़ना है, यानी 0.75 का राउंड जोड़ना है। अब देखिए ये तो नहीं दिख रहा मेरे को, 0.75 का मतलब क्या समझते हैं, 0.75 मतलब 75%। तो देखिए इसका 75% तो नहीं दिख रहा, ये इसका भी 75% नहीं दिख रहा, इसका भी नहीं दिख रहा, इसका ये दिख रहा है लगभग, यानी 45 के करीब होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन अगेन दोबारा से कट जाएंगे। यानी ये क्वेश्चन अगर मेरे को करना था तो मैं सीधा सीधा देखता 0.5, 0.8, फिर उसके अंदर जोड़ता 0.25, फिर 0.2, यानी जो डेसिमल में बच जाता उसके अंदर मेरे को और जोड़ने के लिए कुछ नंबर बनाना है तो 0.75 और जोड़ देता। अगर 0.75 और जोड़ता तो मेरे को देखना है कौन सा नंबर ऐसा है जो 0.75 बन सकता है या 75% बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड का टाइम बचा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि CI पे बेस है। देखिए हमने हर टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन लेके देख ही लिया है, ठीक है। ये देख लिया है कि इजी क्वेश्चन में टाइम कैसे बच सकता है, मॉडरेट में कैसे बच सकता है, डिफिकल्ट में कैसे बच सकता है। ये भी एक उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी एक चीज़ पढ़ाई थी और ये भी बताया था कि कैलकुलेशन के लिए हम कई बार अप्रोक्सीमेशन का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वही है जिसके अंदर ऑप्शन जो है हमारे काफ़ी दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगेन CGL 2016 मेंस में आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, पहले साल के आखिरी में एक व्यक्ति कुछ पैसे 3150 रुपये वापस करता है, दूसरे साल के आखिरी में 4410 रुपये वापस करता है, यानी 7560 रुपये वो कुल वापस कर रहा है। यानी उधार ली गई राशि इससे कुछ कम होगी, यानी कहने का मतलब है एक ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट गया। अब बचे 3 ऑप्शन आपके, 1, 2 और 3। देखिए मैं मान लेता हूँ कि वो कुछ भी वैसे वापस नहीं करता है, सीधा 5000 रुपये की ही राशि है पहली बार, और 5% की दर से 2 साल के अंदर आपको पता है 10.25% इंटरेस्ट मिल जाता है। यानी इसी को अगर मैं ले लेता हूँ लगभग 11% के करीब या 10% से थोड़ा सा ज़्यादा मान लेते हैं, 11% मान लेते हैं, 12% ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 12% अगर इस पे ब्याज मिलता तो 600 रुपये और मिल जाते, तो यानी 5600 रुपये की राशि हो जाती।
अगर इस पे 12% और मिलता, ठीक है, यानी कितने रुपए हो जाते हैं, 780 रुपये हो जाते हैं लगभग, यानी ये हो गया आपका 7280 रुपये। इस पे अगर 12% और मिलते तो 12 सत्ते 84 यानी 7840 रुपये हो जाते। तो देखिए ये सारी कीमत तो तब आई है जब मैंने पूरा ही अमाउंट मान लिया है, प्रिंसिपल जो है। अगर पूरा ही प्रिंसिपल 5000 है और 2 साल के लिए अगर 5% की दर से मैं लेता हूँ तो 5600 रुपये बनता है अगर मैं कुछ वापस नहीं करता हूँ, और मेरे को कुल पैसे बनाने हैं 7560। तो देखिए पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों कट जाएंगे, तीसरा ऑप्शन सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यही कॉन्सेप्ट मैं आपको काफ़ी जगह लगवाऊंगा, इसे हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड या साइकोलॉजिकल मेथड भी बोल लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन जो मैंने आपको टर्म बोली थी उसका बेसिक मतलब ये है कि हम अर्थमेटिक वाले पार्ट में या एडवांस पार्ट में किस तरीके से लगाएंगे वो हम आगे भी देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जो अगेन सीआई पे बेस है। देखिए पिछली बार जो क्वेश्चन किया था सीआई का वो भी मैंने एक अप्रोक्सीमेशन तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से कराया था। तो ये भी क्वेश्चन जो पेपर में आया ये भी मैं सीधा सीधा साइकोलॉजिकल बेस पे ही कराऊंगा आपको, ठीक है। देखिए ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन बनाना है या फिर आंसर टिक करना है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। तो मैं आप बनवाऊंगा भी क्लास में और ये भी बताऊंगा क्वेश्चन टिक कैसे किया जाता है, यानी दोनों चीज़ें सीखेंगे हम, ठीक है। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या कह रहा है। किसी राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये है 15% की दर से, तो वह राशि बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या अप्रोच यूज़ करी, मैं मान लेता हूँ ये SI है, CI नहीं है। तो SI की दर से अगर देखे जाए तो 30% इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर देखिए मैं 30% निकालता हूँ इसका तो लगभग 3000 के करीब आएगा, इसका 30% निकालता हूँ 6000 आएगा, 4500 आएगा, इसका तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं जब CI मेरे को 3225 चाहिए था पर यहाँ SI ही 3225 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ऑप्शन हो ही नहीं सकते, यानी ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया, यानी ओनली ए ऑप्शन ही पॉसिबिलिटी है जिसके साथ ये आंसर बन सकता है और किसी ऑप्शन के साथ आंसर ही नहीं बन सकता। तो बेसिकली आप भी देखेंगे कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देता रहता है पेपर के अंदर, पर आपको जब भी दिखेंगे कि आपने अगर पहले से इस तरीके से कुछ देखा हुआ है, अदरवाइज तो क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करने हैं पेपर में बैठ जाके, ठीक है। तो देखते हैं आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन है अलजेब्रा से है, ठीक है। अब अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बेसिकली बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि ये बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है और ए और बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो ए और बी का मान क्या क्या संभव है, ए प्लस बी का नहीं, ए और बी का, ठीक है। अगर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। देखिए अगर वैल्यू एजम्पशन के अलावा आप किसी और चीज़ से करते हैं तो फिर वही टाइम की दिक्कत आ जाएगी, कम से कम 1 मिनट ले जाएगा। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, 1 + 2 + a + b + 9, यानी 9 और 2 11 हो गया, 11 और 1 12 हो गया। तो 12 के अंदर कुछ जोड़ना है और एक पूर्ण वर्ग बनाना है, 12 के अंदर जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनाना है। 12 के अंदर 11 जोड़ूंगा तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, 15 जोड़ूंगा तो भी नहीं बनेगा। अगर देखिए 13 और 13 यानी 12 के अंदर अगर मैं 13 जोड़ता हूँ तो 25 बन जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। यानी 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, 2 ऑप्शन हमारे बचे आंसर, यानी 2 ऑप्शन ये वाला और ये वाले में से आंसर है, ठीक है। अब अगेन देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं x की जगह 2 ले लेता हूँ। तो देखिए 2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 16 और 16 32 हो जाएगा, 32 + 9 + 4a + 2b ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 32 और 9 हो गया 41, a की जगह अगर मैं 6 डालता हूँ यानी 24 हो जाएगा, और b की जगह 7 डालता हूँ यानी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 38 हो गया, 38 और 41 हो गया, 79 आ जाएगा, यानी 79 तो अगेन पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, तो यानी ये ऑप्शन भी कट जाएगा आपका, सी ऑप्शन सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा हम इस तरीके से ही काम करेंगे। मैं क्लास में बताऊंगा इस टाइप की चीज़ें बिना पेन का आपको कैसे कैसे आदत डालनी है, जैसे एटमॉस्फेयर के साथ चलते रहेंगे वैसे वैसे ही आदत पड़ जाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है और एक रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए अगेन जो चीज़ मैंने बताई थी, यहाँ टाइम बच सकता है, यहाँ बच सकता है, यहाँ बच सकता है। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा है, बच्चे पे डिपेंड करता है कैसे सोल्व करता है। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बच्चे क्या करते हैं,
एक परीक्षा में 132 विद्यार्थी हैं जिनमें पास होने वाले और फेल होने वालों का अनुपात दे रखा है, यानी 9:2। यदि 4 और बच्चे पास हो जाते तो अनुपात बदलकर क्या हो जाता, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप अगर बनाते हैं तो इस तरीके से करेंगे, 11 की वैल्यू 132 हो गई तो 1 की 12 हो गई, यानी पास होने वाले और फेल होने वालों का अनुपात अगर दे रखा है 9:2, यानी 1 की वैल्यू अगर 12 हो गई तो ये 108 पास हो गए और 24 फेल हो गए। ठीक है, अब इसी के अंदर वो बोल रहा है यदि 4 बच्चे और पास हो जाते, 4 बच्चे और पास हो जाते का मतलब क्या है, इन्हीं में से 4 बच्चे और पास हो जाते हैं, यानी टोटल सेम रहते, यानी यहाँ के 4 उठ के अगर यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से 4 गायब हो जाते हैं, यानी 112 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो 28:5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया वो तरीका कि कोई भी बच्चा अगर बनाता है या उसे कोचिंग में जो मेथड सिखाया जाता है, तो ये कोचिंग का मेथड है कि बेसिकली आप कोचिंग में क्या सीखते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, कोचिंग करना एक अलग बात है पर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एक बिल्कुल अलग फील्ड है। ठीक है, देखिए मैथ तो हर किसी को बनाना आता है पर सिलेक्शन हर किसी को नहीं लेना आता। जो 30 लाख बच्चे भर रहे हैं उनमें से 7,000 को नौकरी मिलती है और मेंस क्लियर करने वाले भी कम से कम, प्री क्लियर करने वाले भी 2 लाख बच्चे होते हैं। तो अंतर जो आता है वो यही है टाइम का। ठीक है, अब देखिए पूरा क्वेश्चन मेरे को करना है, अब मैं किस तरीके से करूंगा बात समझिएगा बस। शुरुआत में बच्चे थे 132 जिसका अनुपात था 9:2। अब देखिए पास होने वाले बच्चे 4 ज्यादा हो गए और फेल होने वाले 4 कम हो गए, यानी टोटल जो है वो तो सेम ही रहेगा ना, यानी टोटल बच्चे जो है यहाँ पर भी 132 रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 132 को भाग करेगा। अगेन मैं टोटल करता हूँ इसे, तो 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, यानी 33 ऐसा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को जो 132 को सीधा सीधा भाग कर देगा। तो आप खुद ही सोचिए, एक बच्चा ऐसे कर रहा है और दूसरा बच्चा सीधा ऐसे कर रहा है, तो यहीं वो लीड ले लेगा 10 से 15 सेकेंड की। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में इसी तरीके से काम करना है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, धीरे धीरे करके लीड लेनी है। इस तरीके से आखिरी में आपको 8 से 10 मिनट का टाइम बच सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, अगेन फ्रॉम ज्योमेट्री। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया, 9th क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन और कराया था बीच में। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बोली थी, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सीधा आंसर मार्क करूंगा। अब इस बार तो मैं वाकई में कुछ नहीं लिखने वाला हूँ और सीधा आंसर मार्क करने वाला हूँ। अगर आपको लिखने वाला पार्ट समझना है तो पहली और 9वीं वीडियो देखिए, उसमें समझ आएगा। ठीक है, अगर देखिए क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 है, यानी कहने का मतलब क्या है, परिमाप अगर साइड मैंने बताई थी 2√3, तो 3 साइड मिला के हो गई 6√3, यानी 6√3 की वैल्यू अगर 24 दे रखी है और मुझे निकालना है AG, और G जो है केंद्रक है, AG ऊपर से लेके सेंट्रोइड तक की लेंथ जो कि मैंने बताई थी 2 होगी हमेशा, यानी 2 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है और 6√3 की वैल्यू मेरे को दे रखी है, तो देखिए अगर मेरे को यहाँ 2 छोड़ना है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3√3, यानी 3√3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8/√3, यानी ये सीधा आंसर आ जाएगा। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये सीधी चीज़ ध्यान रखनी है, और क्वेश्चन जो है हार्डली बता रहा हूँ, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमने देखा, अलजेब्रा का क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमने देखा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है, रेशो का क्वेश्चन हमने देखा, एलिगेशन का देखा, मिक्सचर का देखा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन ही मैं देखता हूँ, 4% SP जो है 5% CP के बराबर है, यानी 4 SP 5 CP के बराबर है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने S और C लिखा, मैं नहीं लिख रहा ना SP और CP, तो PP लिखने में भी तो मेरा टाइम बचेगा। तो ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो हम मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कई बार इक्वेशन आती है हमारी, हमें पता है कि 4 नंबर लिखने हैं, √6, √7, √5, तो हम रूट लगा लेते हैं, नहीं लिखा ना मेरे को रूट, मैं 7, 5, 4, 3 लिखूंगा सिर्फ, रूट तो मुझे पता ही है, तो 4 बार रूट लिखने का समय भी मेरा अलग से बच गया। तो यानी ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए अगर मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर निकालता हूँ, यानी एक को मैं अगर 5,000 मान लेता हूँ, एक को 4,000 मान लेता हूँ,
ठीक है, यानी एक 5000 हो गया, एक 4000 हो गया। आगे अगर देखते हैं 20% SP, यानी इसका 20% अगर निकालते हैं तो 1000 हो गया, इसका 22% निकालते हैं तो 880 हो गया। इसकी जो वैल्यू दे रखी है 120 रुपये दे रखी है, यानी 120 की वैल्यू 120 हो गई। ठीक है, यानी 120 ही यहाँ पर आया और 120 ही दे रखा है, यानी ये जो वैल्यू एज्यूम करी थी मैंने ये बिल्कुल ठीक है। यानी ये 5000 हो गया, ये 4000 हो गया, अनुपात निकालेंगे 5-4 आ जाएगा। पर एक बात देखिए, हमने क्या करा, क्वेश्चन पढ़ा, करना शुरू कर दिया, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। ठीक है, पर एक चीज़ ये भी तो ध्यान रखिए यार, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑप्शनों को साथ साथ देखिए। अगर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखी थी 4s = 5c, तो क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया था ना भाई, आगे का करने की जरूरत क्या थी। तो ये सीधा ही आ गया 5:4, तो ये सीधा आंसर मार्क हो जाएगा, सारे ऑप्शन कट जाएंगे। यानी इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, यानी इसका लेने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट कराना चाह रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो मिक्स है, बेसिकली एक व्यापारी है, उसकी आय जो है प्रति एक साल 25% बढ़ती है और अगले साल में 4% कम हो जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक साल 25% बढ़ी और 4% कम हो गई, यानी इसका मतलब क्या है, लगभग 20% बढ़ गई एनुअली। ठीक है, मान लेते हैं 20 या 21% जो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर 20% बढ़ रही है 2 साल के अंदर, फिर 2 साल के अंदर 20% बढ़ेगी, 40%, यानी 50% के करीब जाएगी ये। ठीक है, अब देखिए एनुअल इंक्रीमेंट इसका 5 साल के अंदर लगभग 50% के करीब हो जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन जो है साइकोलॉजिकल बेस है, जिसके अंदर ऑप्शन बहुत दूर दूर है, देखिए। ठीक है, और मेरे को कीमत बनानी है 5 साल बाद 72,000 रुपये। तो देखिए 80,000 तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये वैल्यू तो बड़ी हो गई, वैल्यू छोटी ही होगी। 10,000 भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर अगर 50% या 100% भी जोड़ दूंगा तो भी 20,000 हो पाएगी। अगर मैं 54,000 देखूं, इसके अंदर इसका 50% जोड़ता हूं तो देखिए 72,000 से ज़्यादा आ जाएगा। 54,000 के अंदर 50% जोड़ता हूँ 27,000, तो 81,000 तो यही हो जाएगा। तो यानी ये ऑप्शन भी कट जाएगा, यानी जो सी ऑप्शन बचा है आपका 40,000 का, वही ऑप्शन ऐसा है जो आंसर हो पाएगा। तो यानी ये अगेन साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमें सीधा सीधा देखना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है, और ये सीधा आंसर लग जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अगेन मेंसुरेशन का है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में मैं अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर भी देखिए, अगेन आप पेपर उठा के देखिए, सीधा सीधा दिखेगा, पता लग जाएगा। जो साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन सर ने बताया था कि आपने पहले ऑब्जर्व किया ऐसा या नहीं किया, देखिए सारे ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक है, यानी कंप्लीटली साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब बोल क्या रहा है, देखिए एक सिलेंडर है, यानी एक बेलन है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसकी अंदरूनी और बाहरी त्रिज्या दे रखी है, यानी डायमीटर दे रखा है 8 और 6, यानी त्रिज्या हो गई 3 और 4, और हमें वॉल्यूम निकालना है। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है πr²h, पाई की जगह मैं 3 मान रहा हूं, r की जगह देखिए r² - r1² होगा, यानी 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा, और h आ गया 20, यानी ये 420 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, आंसर हमारा 420 आया, यानी वॉल्यूम जो होगा वो 420 के करीब होगा, यानी 440 आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हमें क्या करना है, ये तो मैंने आपको बना के लिख के बताया। सीधा मैं क्वेश्चन देखता हूँ, 20 हो गया, 20 दिया 60, और 60 इसके हिसाब से मैं लिख दूंगा 7, 60 सत्ते 420, यानी ऑप्शन देख लिया कौन सा 420 के करीब है। ये नहीं है कि फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले πr² है, फिर r² - r1², फिर एक और स्टेप लिख रहा हूँ। तो यानी मेरे को सीधा अप्रोक्सीमेशन से सीधा आंसर मिल गया, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे। तो यही होता है साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन मेंसुरेशन से है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 60 मीटर बटा 40 मीटर। इसके अंदर एक क्रॉस रोड बनाई गई मिडल के अंदर। ठीक है, और बचा हुआ पार्क जो है लोन के तरीके से यूज़ किया गया, यानी ये लोन है।
अगर लॉन का एरिया देखें तो 2109 मीटर स्क्वायर है। इसका हमें एक फॉर्मूला पता होता है बेसिकली। देखिए फॉर्मूला पता होना बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले का यूज़ किस तरीके से करना है वो बड़ी बात है। फॉर्मूला में पता है L माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल्स टू 2109। तो देखिए 60 माइनस एक्स और 40 माइनस एक्स, ये 2109 लाना है मेरे को, ठीक है। अब देखिए 2109 अगर मेरे को लाना है तो यानी यहाँ पर भी ऑड नंबर आना चाहिए, यहाँ पर भी ऑड नंबर आना चाहिए। यानी इसके अंदर से जो चीज़ घटेगी वो इवन नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इवन में से इवन घटाऊंगा इवन ही मिलेगा। तो यानी एक ऑप्शन 6 और एक ऑप्शन 2 दोनों ही कट गए, ठीक है। अब देखिए आगे अगर मैं इसके अंदर 5 डालता हूँ, यानी यहाँ पर भी 5 डालता हूँ, यहाँ पर भी 5 डालता हूँ, तो आखिरी की संख्या जो है यहाँ पर ये भी 5 आनी चाहिए, क्योंकि ये 35 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, पर आखिरी की संख्या 9 है, इसलिए 5 ऑप्शन भी कट जाएगा, यानी 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इस चीज़ में क्या देखा, ये बड़ी बात नहीं है कि फॉर्मूला हमें पता है नहीं पता, इसके बाद सॉल्व करना बड़ी बात है। क्योंकि देखिए 60 माइनस एक्स लिखा है, 40 माइनस एक्स लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे, तो अगेन उसके अंदर 10 से 15 सेकंड का फर्क आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमारी सारी वीडियो CGL मेंस 2016 के लिए, जिसमें आपने ये सीखा कि क्वेश्चन कैसे कैसे छोटा किया जा सकता है, कहाँ कहाँ हम 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड बचा सकते हैं, कौन सी अप्रोच ऐसी है जो हमें दूसरे बच्चे से अलग कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आगे मिलेंगे मेंस के अंदर।